नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। इस खास चर्चा में आज बात होगी ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात के बारे में, जहां आखिर क्या इस मुलाकात में बात बनेगी, इसी पर आज चर्चा होगी। क्योंकि यूक्रेन रूस के बीच 4 साल से जंग जारी है, जिसे रुकवाने के लिए अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप अपने इन मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। दोनों देशों के बीच जंग रुकवाने के लिए कई दौर की वार्ता अभी तक हो चुकी है। ट्रंप के करीबी कभी रूस के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं तो कभी यूक्रेन के साथ, लेकिन दोनों देश अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए थे। यूक्रेन के साथ यूरोपीय देश है जो यूक्रेन को किसी भी कीमत पर समझौता करने से रोक रहे हैं। अब इसी कड़ी में ट्रंप आज जेलेंस्की से मुलाकात करने वाले हैं, जिस पर रूस समेत दुनिया के तमाम देशों की नजरें टिकी हुई हैं। ट्रंप और जेलेंस्की की ये मीटिंग फ्लोरिडा में होगी और इस मीटिंग में रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर जो पीस प्लान अमेरिका ने तैयार किया था, उस पर चर्चा हो सकती है। हालांकि इस पीस प्लान से यूक्रेन को आपत्तियां थी, जिस पर संशोधन भी किया गया। जेलेंस्की ने हाल ही में कहा था कि उनकी शांति योजना 90% तैयार है और वो अमेरिका के साथ सुरक्षा गारंटियों पर अंतिम मोहर चाहते हैं। लेकिन ट्रंप ने साफ कहा था कि अमेरिका केवल एक सहयोगी नहीं बल्कि निर्णायक की भूमिका में है। ऐसे में ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की के पास तब तक कुछ भी नहीं है जब तक मैं उसे मंजूर नहीं करता। हम देखेंगे कि उनके पास क्या प्रस्ताव है। ऐसे में इस मीटिंग में पीस प्लान पर बात होती है या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। हालांकि जेलेंस्की ट्रंप के दबाव के आगे कमजोर पड़ेंगे या अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। जब ट्रंप जेलेंस्की के बीच मीटिंग होने वाली है, उससे पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को दो टूक अंदाज में बड़ी चेतावनी भी दी है। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन शांति के रास्ते से युद्ध खत्म करने में कोई खास रुचि नहीं दिखा रहा है। पुतिन ने चेतावनी दी कि अगर बातचीत से समाधान नहीं निकला तो रूस अपने विशेष सैन्य अभियान के सभी लक्ष्य सैन्य ताकत के जरिए पूरा करेगा। पुतिन का यह बयान ऐसे समय आया है जब रूस ने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए हैं। रूस ने करीब 500 ड्रोन और 40 मिसाइलें कीव और आसपास के इलाकों पर दागी है। ऐसे में रूस की तरफ से पहले भी कहा गया है कि वो अपनी शर्तों से समझौता नहीं करेंगे, जबकि जेलेंस्की ने थोड़ी नरमी बरतते हुए कहा कि सुरक्षा की गारंटी पर कुछ मुद्दों पर सहमति जताने की बात कही थी। तो क्या इस मुलाकात से ट्रंप जेलेंस्की पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे और क्या अमेरिका यूक्रेन के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा जरूरी है, अब ऐसे में अमेरिका यूक्रेन को काफी मदद करता है, ऐसे में क्या ये पीस प्लान एग्जीक्यूट होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और आज इस खास चर्चा में इसी पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, चर्चा लगातार इसी बात को लेकर कि आखिर ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात में क्या बात बनेगी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बारीकियां समझाते हैं कि आखिर क्या शर्तें रखी गई हैं और उसके क्या अहम पहलू हैं। जहां पुतिन का जेलेंस्की को अल्टीमेटम, शांति वार्ता पर पुतिन का बड़ा बयान सामने आता है और वो ये दो टूक लहजे में कहते हैं कि शांति वार्ता ठुकराई तो जंग और ज्यादा भीषण हो जाएगी। और देखिए, 4 साल से ये जंग चल रही है और ऐसे में ये चेतावनी दी गई है कि ताकत से लक्ष्य हासिल करेगी रूसी फौज अगर यूक्रेन जो है समझौते को स्वीकार नहीं करता है, शांति वार्ता पर सहमत नहीं होता है, तो ये चेतावनी दी गई है। तो सैन्य अभियान के तहत टारगेट पूरा करेंगे, यानी कि अपनी सैन्य क्षमता, क्योंकि देखिए एक बड़ा मुल्क और ऐसे में वो अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर रहा है अपने इस लहजे में कि फिर हमारे पास सैन्य बल भी है, सैन्य ताकत भी है, जंग को खत्म करने में दिलचस्पी नहीं है यूक्रेन की। इस बात को लेकर देखिए जिक्र किया जा रहा है। ट्रंप जेलेंस्की मुलाकात में क्या है, अब आपको यह समझाते हैं। ट्रंप के साथ सुरक्षा गारंटी पर चर्चा करेंगे जेलेंस्की और इसीलिए इस मुलाकात के कई महत्वपूर्ण मायने हैं, जहां यूक्रेन के पुनः निर्माण पर खासा चर्चा होगी, क्योंकि इस जंग की वजह से काफी नुकसान दोनों ही देशों को हुआ है। 20 सूत्री शांति योजना पर 90% सहमति बनी है और अब ये जो 10% की सहमति है वो कितनी जल्दी बनती है, इस पर चर्चा। तो यूएस और यूक्रेन की वार्ता टीमों ने कई मसौदे तैयार किए हैं और देखिए इस पर आपत्तियां यूक्रेन की तरफ से जताई गई हैं, वो भी हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन जेलेंस्की की ट्रंप के जरिए पुतिन पर दबाव बनाने की यह कोशिश, जहां देखिए लगातार अब आपको बताते हैं अमेरिका का प्लान क्या है इस वार्ता के पीछे, जहां यूक्रेन को पूरे डोनेट्स्क और लुहांस्क रूस को सौंपने पड़ते,
क्योंकि जो समझौता तैयार किया गया था उसके तहत हम आपको ये बता रहे हैं। अब ये मांग हटा दी गई है, इसे संशोधित किया गया है क्योंकि यूक्रेन ने इस पर आपत्ति जताई थी। मौजूदा फ्रंटलाइन से चर्चा अब शुरू होगी नए सिरे से, जहां यूक्रेन को नाटो में ना जाने की सख्त शर्त भी हटा दी गई है, जो कि पहले अमेरिका ने शामिल की थी अपने समझौते में, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। अब सुरक्षा गारंटी पर खासा फोकस होगा। तो वो पॉइंट्स हटा दिए गए हैं जिस पर यूक्रेन ने भी आपत्ति जताई थी। तो यूक्रेन की सेना को सीमित ना करने की बात, क्योंकि एक संख्या सीमित कर दी गई थी कि इससे ज्यादा आप सैन्य बल नहीं रख सकते हैं, लेकिन अब इस शर्त को भी हटा दिया गया है। पहले सेना का आकार सीमित करने को कहा गया था, लेकिन जैसे ही यूक्रेन की ओर से आपत्ति इसको लेकर दर्ज कराई गई, जिसके बाद संशोधित करते हुए इस पॉइंट को भी हटा दिया गया है। तो मूल में रूस के युद्ध अपराधों पर क्षमा की मांग थी और इस पर भी आपत्ति जताते हुए यह कहा गया था, क्योंकि देखिए जब वार होते हैं, युद्ध होता है, तो उसमें सब कुछ जायज होता है, ये मांगा जाता है, लेकिन इसमें माफी की बात कही गई थी जिस पर आपत्ति जताई गई, लेकिन अब इसे भी हटा दिया गया है। अब ये पॉइंट भी इससे हट गया है, युद्ध अपराधों पर एमनेस्टी हटाई गई है। और इसी के साथ देखिए क्या है अमेरिका का प्लान, और उसमें पीस काउंसिल का गठन, अमेरिका, यूक्रेन, रूस की संयुक्त वर्किंग ग्रुप, और इसकी जो अध्यक्षता है वो अमेरिका करेगा। तो देखिए समझिए इस बात को कि अमेरिका किस तरीके से अपनी भूमिका जो है निर्णायक बनाना चाहता है। वो ये कह रहा है कि मैं केवल सहयोग नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये निर्णायक भूमिका है। तो उल्लंघन पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति, अगर नियमों का पालन नहीं होता है तो ऐसे में प्रतिबंध लगाने की शक्ति भी होगी। तो सभी यूक्रेनी कैदियों और जितने भी अपहृत बच्चों की रिहाई का भी क्लॉज इसमें जोड़ा गया है। जो समझौता, जो शांति प्रस्ताव तैयार किया गया है अमेरिका की ओर से, उसके तहत। तो देखिए किस तरीके से ये तमाम वो मांगे हमने आपको बताई जो कि अब हटा दी गई हैं, और क्योंकि लगातार यूक्रेन की ओर से इसको लेकर आपत्ति जताई जा रही थी। तो देखिए अब आपको बताते हैं ट्रंप पीस प्लान के विवादित पॉइंट क्या है। जहां रूस जिन इलाकों पर कब्जा कर चुका है, यूक्रेन को अपनी जमीन छोड़नी पड़ेगी, ये कहा जा रहा था, और इसको लेकर आपत्ति जताई गई। तो वहीं इसी के साथ डोनबास, लुहांस्क और डोनेट्स्क, क्रीमिया रूस को सौंपने होंगे, ये कह दिया गया था जो पहले प्रस्ताव तैयार किया गया था। साथ ही यूक्रेन को यह भी कहा गया कि भले ही कुछ हिस्से यूक्रेन के क्योंकि नियंत्रण में है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ही रूस के कब्जे में जा चुके हैं, कुछ कंट्रोल जो है यूक्रेन का भी है। ऐसे में फ्रंट लाइन को फ्रीज कर देना ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट समझा जा रहा था, लेकिन अब इसको भी संशोधित कर दिया गया है। तो विवाद के जो पॉइंट्स थे, जो विवादित पॉइंट्स थे, वो हम अभी आपको बता रहे हैं। तो यूक्रेन कहता है कि इससे रूस को इनाम मिलेगा, ये ऐसा हो जाएगा कि हाँ एक तरफा जीत, हम रूस को सौंप दे रहे हैं। तो यूक्रेन की सेना को 60% तक कम करना होगा, यह भी जोड़ा गया था जो पहले प्रस्ताव बनाया था। इससे पहले हमने आपको बताया कि अब किस तरीके से संशोधित किया गया है, लेकिन क्या वो विवादित पॉइंट थे, अब इस वक्त हम आपको वो बता रहे हैं। तो 6 लाख सैनिकों से ज्यादा सेना नहीं होगी, जिसका जिक्र मैं कर रही थी कुछ देर पहले कि आखिर संख्या सीमित की जा रही थी और इसकी वजह से जो सुरक्षा थी वो कमजोर हो जाती यूक्रेन की, और इसी को लेकर आपत्ति जताई गई, जिसके बाद अब इसे संशोधित करते हुए इस पूरे पॉइंट को खत्म कर दिया गया है। तो देखिए आज इसी पर चर्चा कि आखिर इस पीस प्लान पर क्या बात बन जाएगी, क्योंकि ये समझा जा रहा है कि आखिर ट्रंप और जेलेंस्की की ये मुलाकात अपने आप में कई बड़े संकेत देती हुई नजर आ रही है। तो आज इसी पर विशेष चर्चा, आपसे कुछ ही देर में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे जानने का प्रयास कि आखिर उनका विश्लेषण क्या कहता है, वो किस नजरिए से देख रहे हैं इस मुलाकात को, क्योंकि पूरे देश की निगाहें हैं इस मुलाकात पर कि आखिर इस मुलाकात में बात क्या होती है। और बात इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि सोचिए जरा, जब हम इस दौर में हैं कि 4 साल से 2 देश आपस में युद्ध कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव ऐसा नहीं है कि केवल 2 देशों पर ही पड़ रहा है, बल्कि पूरी दुनिया इसका प्रभाव झेल रही है। और इसीलिए देखिए भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत शांति दूत है। भारत पहले भी कह चुका है कि ये युग जो है युद्ध का युग नहीं है। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा आपको रूबरू कराती हूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर विराट मिश्रा, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो जुड़ गए हैं। रिटायर्ड मेजर विराट मिश्रा जी, बहुत स्वागत आपका सर। अमित तिवारी, फॉरेन एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है।
प्रियंका राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका राणा जी, आपका भी बहुत स्वागत है और शुरुआत करूंगी मैं मेजर विराट मिश्रा के साथ। देखिए विराट जी, क्योंकि चर्चा हो रही है कि आखिर अब ये जो नया पीस प्लान अमेरिका की तरफ से इसे जो अमेंडमेंट्स इसमें किए गए हैं उसके बाद क्या बात बन जाएगी? नए साल के आगाज के साथ क्या ये संकेत हम समझें कि अब युद्ध पर विराम लग सकता है, ये शांति प्रस्ताव जो है वो स्वीकार हो सकता है, क्या समझे? देखिए मैडम, ये बहुत ही निर्णायक मोड़ पर चल रही है चर्चा, और अगर इस पे कोई सहमति नहीं बनती है आज, तो कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी और बड़ी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि यूक्रेन इस लड़ाई में कैसे खिंचा, क्योंकि ये नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, उस संधि का हिस्सा बनना चाहता था, पर रूस को जो उसके बैकयार्ड में, यूक्रेन उससे सटा हुआ देश है, वो नहीं चाहता था रूस की यूक्रेन नेटो का हिस्सा बने। इसी बात को लेके ये पूरी लड़ाई शुरू हुई, और आप ये देख सकते हैं कि आज के समय में अब यूक्रेन ने कहा है कि ऐसी विलिंगनेस शो की है कि वो नहीं लड़ेगा, नहीं नेटो का हिस्सा बनेगा, ऐसी विलिंगनेस है। पर कई सारे ऐसी चीजें हैं, जैसे कि आपने कहा डॉनबास रीजन जो है वो अगर चला जाता है रूस के पास, यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा। पहले भी वो क्रीमिया हार चुका है, क्रीमिया जा चुका है उसके पास से। डॉनबास रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है उसका, वो अगर चला जाता है तो कहीं ना कहीं रणनीतिक तौर पे नेटो के भी, यूरोप के लिए भी, और खासतौर से यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा उसका टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का लॉस होगा। तो ये सारी चीजें देखने के बाद अब ये डिसाइड करना, आज ये फ्लूइड सिचुएशन जो है, ये पूरी चीज एक बार सामने आ जाती है, यूरोप भी इस पे हस्ताक्षर करे और उसके बाद रूस इन सारी जो डिस्कशंस हुए इन पे अग्री करे, तब जाके ये लड़ाई कहीं रुकने की संभावना है। अब ये क्या पूरी चीजें सामने आती हैं, अभी भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अभी तुरंत में हम कुछ भी इस पे टिप्पणी करेंगे तो ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। देखना ये पड़ेगा कि रूस इन सारी शर्तों को, जो भी इनके बीच में डिस्कशन होता है जेलेंस्की और ट्रम्प साहब के बीच में, उनकी शर्तों को अग्री करता है कि नहीं करता है, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि लड्डू इस समय रूस के हाथ में है, वो जीत भी रहा है, और कहीं ना कहीं उसको इस बात की गारंटी है कि भाई मैं इनको दबाव में लेके, अभी उसने अपने अटैक्स भी बढ़ा दिए, दबाव में लेके मिलिटरीली इनको ये संधि पे आने का, हस्ताक्षर करने के लिए फोर्स कर सकता है यूक्रेन को। तो उसको पता है कि वो अच्छी स्थिति में है। कहीं ना कहीं ये सारी जो घटनाक्रम है, ये आने वाले 2 से 3 दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि रूस क्या कहता है इस पूरे मामले पे। जी बिल्कुल। और देखिए अब आखिर क्योंकि रूस ने एक बयान भी दिया जिसके हम लोग बता भी रहे थे दर्शकों को, अमित जी इसी बयान के साथ आपके पास आ रही हूं, क्योंकि रूस की तरफ से ये कहा गया कि अगर इस शांति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है यूक्रेन, इस पर सहमति नहीं बनती है, तो फिर हमारे पास सैन्य बल भी है, फिर हम उससे कार्रवाई करेंगे। तो ये 2 टूक लहजे में बता रहा है आर पार की स्थिति, यानी कि ये दबाव भी कहीं ना कहीं रूस बनाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में क्या ऑप्शन अभी यूक्रेन के सामने आपको नजर आ रहे हैं? निश्चित तौर पे मैं बताना चाहूंगा आपको कि सबसे बड़ी जो घटनाक्रम है इस साल के जो आखिरी में एक मीटिंग है आज की, बहुत मायने रखती है, और सभी देशों के लिए जो इकोनॉमिक तरीके से, जैसे हम यूरोप की बात करें वहां पे भी स्थिति अच्छी नहीं है, चाहे हम अमेरिका की बात करें वहां पे भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है जी। जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन साहब का जो भारत दौरा था, भारत दौरे के दौरान उन्होंने जिस तरह से स्पीच में कहा, बहुत सारे इंटरव्यूज उन्होंने किए, और उस इंटरव्यूज में उन्होंने बहुत क्लियर एक बात कही कि अगर यूक्रेन युद्ध चाहता है तो हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हम खार्किव की बात करें, अगर हम अन्य जो जहां जहां पे यूक्रेन का, अगर आप देखेंगे कि 2 मेजॉरिटी हैं, जहाँ पे रसियन भी रहते हैं, और बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हम रसिया के साथ जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हम यूक्रेन के साथ जाना चाहते हैं। तो जो एक संबंध है वो स्थापित करता है कि अगर युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं यूक्रेन के 2 फाड़ होंगे, और यूक्रेन की जो जनता है वो त्रस्त हो चुकी है पूरी तरीके से। वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से समझौता कायम हो, और जो यूक्रेन के लोग हैं, आप ये समझिए कि लगभग लाखों लोगों अपने घर से बेघर हो गए, हजारों लोगों की मौतें हो गई। डेली बेसिस पे अगर आप यूक्रेन का आज जो खर्चा है, अगर युद्ध का आप अगर देखें तो जिस तरह से कोई भी देश युद्ध में जब जाता है तो लाखों करोड़ों रुपए का खर्च होता है। अब तक जिस तरह से यूक्रेन लगातार कर्जा ले रहा है अन्य देशों से, अभी यूरोप, अमेरिका ने मना कर दिया था जब पिछले फरवरी में जो मीटिंग हुई थी ट्रम्प के साथ, उसमें किस तरह की तीखी बहस हुई थी। उसके बाद फिर जब वो यूरोप गए जेलेंस्की की, तो जेलेंस्की जी जब यूरोप गए तो वहां से उन्होंने जो है 300
अरब डॉलर का जो है कर्ज ले लिया। और जिस तरह से जो नेचुरल रिसोर्सेज की जो लड़ाई है, कहीं ना कहीं रसिया भी ये चाहता है कि नेचुरल रिसोर्सेज पूरी तरीके से अमेरिका के हाथ में न चले जाएं, क्योंकि सारी जो लड़ाई है वो, चाहे अमेरिका अगर बीच में अपनी चाह रहा है कि समझौता स्थापित हो जाए, वहां पे उन्होंने पहले ही कहा ट्रंप ने कि अगर डील होगी तो कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज की डील पहले होगी, उसके बाद हम बाकी मुद्दों पे बात करेंगे। यही तीखी बहस हुई थी फरवरी के दौरान, जब जेलेंस्की ने मना कर दिया था कि पूरी तरीके से हम सारे जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हम सारे समझौतों पे हस्ताक्षर नहीं करेंगे। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि वर्ल्ड वाइड एक बयान दिया कि अगर ट्रंप ने कहा कि अगर आपको समझौता करना है तो पहले आपको नेचुरल रिसोर्सेज की डील को मानना होगा, तभी हम आपको आगे पैसे दे पाएंगे, तभी अमेरिका जो है आपको लड़ाई में सहयोग करेगा, तभी आपको हम आगे जो है मिलिट्री फोर्सेस या फिर हम हथियार दे पाएंगे। उसके बिहाफ पे सारी चीजें जो डील होनी है, शांति समझौता होना है, तभी होना है। आपने देखा होगा व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप की जो मीटिंग हुई थी वो पूरी तरीके से बेनतीजा रही। बाद में जब जिस तरह से एग्रेसिवली जो पुतिन साहब ने अपना रवैया दिखाया, तो कहीं ना कहीं अमेरिका जो है बैकफुट पे नजर आया, और उसके बाद फिर ये एक नई समझौते की डील बनाई गई कि जिसमें कि नेचुरल रिसोर्सेज में पूरी तरीके से अमेरिका ये चाह रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे जो अंदर खाने जो बात हुई है उसमें पूरी तरीके से वो चाहता है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास मिलाकर ये समझा जा रहा है कि देखिए विन विन सिचुएशन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि युद्ध होता है और उससे किसी को फायदा नहीं होता है। हालांकि रशिया की इस वक्त पोजीशन जो है पलड़ा भारी है, लेकिन यूक्रेन पर दबाव कहीं ना कहीं अमेरिका भी बना रहा है, और जिस तरीके से रशिया भी अब जिक्र कर रहा है, ऐसे में यही देखना होगा कि आखिर यूक्रेन, क्योंकि देखिए प्रियंका जी ये कहा जा रहा है कि 90% सहमति बन गई है, तो वो 10% आखिर कौन सा पॉइंट है जहां पर पेच फंसा हुआ है? देखिए उन्नति, ये बात समझनी थी, रशिया का जो आज संदेश है कीव पर आक्रमण करके वो है नाउ और नेवर। वो लोग ये कह रहे हैं, सीधा सीधा बोल रहे हैं कि भाई हमारी जनता तैयार है, हमारा सैन्य बल जो है तैयार है, अगर आप शांति से बात सुनते हो तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग तैयार हैं पूरी तरह से आपके ऊपर आक्रमण करने के। और दूसरा उन्होंने ये भी बता दिया है इस तरह से वो रेलवे ट्रैक और उनकी हाई वैल्यू बिल्डिंग्स पर अटैक कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, जहां जहां पर वो मतलब कोई सोच नहीं सकता वहां पर वो आक्रमण कर रहे हैं। 500 ड्रोन कहां पर किस तरह से हमला करेंगे किसी को नहीं पता है। उन्होंने ये बता दिया कि भैया तुम ये समझ लो कोई भी जगह यूक्रेन के अंदर सेफ नहीं है, हम कहीं भी हमला कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। और दूसरा आपको ये समझना पड़ेगा, ये अब लड़ाई जो है यूक्रेन वर्सेस रशिया नहीं रह गई है, नाटो वर्सेस रशिया चल रही है, क्योंकि नाटो नहीं चाहता है, वो चाहता है कि जो यूक्रेन है वो किसी भी तरह से रशिया के हाथों में ना खेले, वो हमारे साथ रहे, और रशिया चाहता है कि वो नाटो में ना जाए। तो इस तरह की चीजें हैं। हालांकि जो आपके ट्रंप हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको लड़ाई रुकवाने के लिए, सिचुएशन को संभालने के लिए, लेकिन अब जो नाटो है वो नहीं चाहते हैं। तो इसलिए ये जो कॉम्प्रोमाइज है, ये जो आपकी पीसफुल ट्रीटी है, ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। अब ये आज की मीटिंग में कितना सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन रशिया जो है वो पीछे हटने वाला नहीं है। डू और डाई वाली सिचुएशन उन्होंने बता दी है। आज भी जो पुतिन पोस्ट पे, अटैकिंग पोस्ट पे जो चीफ कमांडेंट के साथ उनकी जो पिक्चर्स आ रही हैं, वो सीधा सीधा ये संदेश दे रही हैं कि भाई हम लोग जो हैं वो पूरे एक्शन के मोड में हैं, हम किसी भी तरह से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हमारी जो शर्तें हैं वो शर्तें रहेंगी। थोड़ा बहुत जो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा है बस इतना होगा, अदरवाइज हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो ये बात समझनी पड़ेगी। तो रशिया तो किसी तरीके से पीछे हटने वाला है नहीं। अब यूक्रेन कितना कॉम्प्रोमाइज करता है, नाटो कितना इस पे एग्री करने देता है यूक्रेन को, ये देखने वाली बात है। क्योंकि जितनी भी बिल्कुल, और देखिए अब क्योंकि कहीं ना कहीं अब पूरी गेंद जो है यूक्रेन के हाथ में है कि वो अपने लिए क्या कुछ बेहतर कर पाता है, आखिर इस वार्ता के जरिए क्या वो एक बेहतर संकेत देता है कि नहीं। और इसी पर विराट जी, क्योंकि देखिए लगातार चर्चा इसी को लेकर हो रही है कि आखिर आज सहमति बन जाएगी कि नहीं। लेकिन अगर देखा जाए, क्योंकि पिछले 4 साल से ये युद्ध लगातार चल रहा है, ऐसे में नुकसान ऐसा नहीं सिर्फ यूक्रेन का हुआ है, रशिया का भी हुआ है। और अब जब ये पूरा समझौता रिवाइव कर दिया गया है, संशोधित कर दिया गया है, तो क्या इस पर सहमति बनाना और मुश्किल होगा यूक्रेन के लिए, या फिर ऐसा है कि मंथन के बाद वो स्वीकार कर सकता है? देखिए मैडम, आपको एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बताता हूँ। ये दोनों ही जो पक्ष हैं, इसमें यूक्रेन का पक्ष इतना कमजोर है कि वो
ट्रम्प भी उनको कहते हैं कि बिना मेरे अप्रूवल के आपकी कोई ये जो संधि है, जो कोई भी आपका पॉइंट्स है, ये कुछ माने नहीं जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कत है यूक्रेन के लिए। दूसरी चीज, यूक्रेन का जो आपने कहा ना कि 90% चीजें डिसाइड हो गई, 10% में क्या बचा है? 10% में ये बचा है कि यूक्रेन कह रहा है कि भाई रूस के पास जो टेरिटरी है उसने जीत ली है, वो तो ठीक है, पर हम जहां पे हम यूक्रेन बैठा हुआ है वो टेरिटरी हम नहीं देंगे। पर रूस कह रहा है कि जो तुम्हारे पास जो टेरिटरी है जिसपे तुम्हारे मिलिट्री बैठी हुई वो भी हमको चाहिए। तो दिक्कत यहाँ पे आ रही है। पर यूक्रेन इस स्थिति में भी नहीं है कि इस बात को रोक सके। ट्रम्प कह रहे हैं कि दे दो, वो जो मांग रहा है उसको दे के खत्म करो। दूसरी चीज, नेटो में आपका किसी भी तरीके की एंट्री नहीं होगी। ये अपने आप में यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि कल को ये युद्ध समाप्त हो जाता है, परसों फिर अगर रूस चाहेगा तो फिर हमला करेगा और पूरा इनको ले लेगा, इनकी पूरी टेरिटरी। तब क्या करेगा यूक्रेन? तो यूक्रेन चाहता है ऐसी गारंटी, स्ट्रेटेजिक गारंटीज कि भाई कल को ये हमला ना कर पाए। पर रूस अभी इन स्ट्रेटेजिक गारंटीज को देगा नहीं देगा ये भी उनके ऊपर है। और आपको पता होगा कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनसे मिलने ट्रम्प के जो दामाद हैं वो गए थे बीच में, और उनके एक और भी साथी गए हुए थे। उन्होंने बातचीत में बिल्कुल क्लियर कर दिया होगा कि मेरे को वो सब टेरिटरी भी चाहिए जो आज की डेट में यूक्रेन के कब्जे में है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रेशर है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के ऊपर कि वो जो है वो भी छोड़े। ऐसा नहीं है कि जितना ले लिया है वो ही जाएगा, बिल्कुल। जो और भी अभी बचा है वो भी विराट जी देखिए, ये भी समझाइए थोड़ा सा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जहां पर पार्शियल कंट्रोल यूक्रेन का भी है, वो भी जगह पूरी तरीके से रशिया को दे देनी, और इसी पर आपत्ति यूक्रेन ने जताई थी। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो डॉनबास रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये मिनरल्स के तौर पे, रिसोर्सेज के तौर पे बहुत ही रिच रीजन है, बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन है। लगभग 75% जो डोनेट्स्क का रीजन है वो पहले ही रूस के पास जा चुका है। उसके अलावा भी आप देखेंगे लुहांस्क, जो डॉनबास का ही हिस्सा है, लुहांस्क का 99% हिस्सा जो है वो रूस के पास है। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन पहले ही वो सब चीजें दे चुका है ना। पर अब उससे वो भी मांगा जा रहा है जो बचा कुचा है, और उसके अलावा भी चीजें मांगी जा रही हैं। और ये सारी चीजें मीडिया में नहीं है ना, प्रेशर बन रहा होगा, पर्दे के पीछे बहुत सारी डिप्लोमेसी चलती है। और हम लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जो सब कुछ सामने है वो जरूरी नहीं है कि वो पटल के पीछे भी हो रहा हो। तो दबाव बहुत है यूक्रेन को। इस संधि में आने से पहले आपने देखा होगा ट्रम्प ने कहा कि भाई हम तुम्हारी दोस्ती कराएंगे, हम तुम्हारी समझौता कराएंगे, पर तुम हमको क्या दोगे? तो उसने जो क्रिटिकल मिनरल्स है उनकी भी डील करनी यूक्रेन के साथ, ट्रम्प ने खुद। तो आप समझ सकते हैं कि हर आदमी नोचने के लिए बैठा है यूक्रेन को, है ना। और यूरोप ने भी उसको सपोर्ट किया, कई तरीके की मिसाइलें दी, पर टोमाहॉक मिसाइल्स नहीं दी रूस ने, अमेरिका ने। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक स्थिति में है यूक्रेन, और बहुत कुछ देना पड़ेगा। अपने सम्मान को भी खो रहा है वो कहीं ना कहीं। देखिए, बात सिर्फ टेरिटरी की नहीं है, बात इंटरनल ईगो, इंटरनल सम्मान, देश की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, है ना। अपने देश का विभाजन कोई भी आदमी नहीं चाहता। तो ये सारी चीजें जा रही है उसके हाथ से, और ये अपने आप में बहुत प्रॉब्लम की बात है। देखिए, क्योंकि विराट जी जब जंग शुरू हुई थी तब किसी ने नहीं सोचा था कि इतने लंबे तक होल्ड कर पाएगा यूक्रेन, क्योंकि ये समझा जा रहा था कि सुपर पावर के सामने आखिर कहां तक टिकेगा यूक्रेन। अगर वो यहां तक टिका है, अब ऐसे में एकदम से उसे जो भी अपने चैलेंजेस है या जो भी अपनी वो शर्तें चाहता है वो भी ड्रॉप करनी पड़े, तो वाकई ये खतरा है, जिसका संकेत आप भी देना चाह रहे हैं, वो समझ रही हूं मैं। ठीक है, अमित जी आपके पास आती हूं, क्योंकि यहां पर अमेरिका की भूमिका भी बहुत ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि आप मुझे सहयोगी ना समझें, मैं यहां पर निर्णायक भूमिका में रह रहा हूं। ऐसे में क्योंकि ट्रम्प ये चाहते हैं कि वो शांति दूत बने और पूरे विश्व के सामने एक वो जो लीडर, खुद को लीडरशिप जो दिखाना चाहते हैं, उसकी तमन्ना अभी भी उनकी कम नहीं हुई है। तो ऐसे में उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, अमेरिका की इस पूरे घटनाक्रम में अगर आप देखें तो अगर कोई ऐसी डील होती है तो जो ट्रम्प का सपना है शांति ढूंढने का पूरे विश्व की नजरों में जी, वो एक बहुत बड़ी डील होगी। क्योंकि चुनाव के दौरान जब ट्रम्प साहब बोल रहे थे तो वो बोल रहे थे कि जिस दिन मैं राष्ट्रपति बनूंगा उसी के 24 घंटे के अंदर मैं यूक्रेन रशिया का युद्ध रुकवा दूंगा। तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चुनौती का विषय है। और जिस तरह से लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, तारीफे काबिल है, उन्होंने अच्छे प्रयास किए हैं, नो डाउट। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक डील की बात आती है, जिस डील की चर्चा हो रही, कहीं पे भी अगर हम काम करेंगे तो वो डील के साथ करेंगे। अमेरिका फर्स्ट की जो उनकी पॉलिटिक्स है वो उसी पे अभी भी कायम है।
तो जाहिर सी बात है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स की बात हो रही है, जो नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही है, उनका पूरा फोकस अमेरिका का है कि हम किसी भी तरीके से अगर यूक्रेन की डील होती है तो उसमें जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितना हम अमेरिका को बेनिफिट दे सकते हैं, हम उन बेनिफिट्स को अपनी तरफ लाने का प्रयास करेंगे। और रसिया का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि आप डील करिए बेशक, लेकिन जो मेन नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे आपकी कोई दावेदारी नहीं होनी चाहिए। आपने यूक्रेन को जो कर्जा दिया है, आपने यूक्रेन को जो दावे किए हैं, शर्तें निभाने के लिए वादे किए हैं, वो आपके अपने वादे हैं, आपकी अपनी दलीलें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज रसिया अच्छी तरह जानता है कि जो हमारे लोग हैं, मैंने पहले ही क्लियर किया है कि जो रसिया के लोग वहां पे रहते हैं, चाहे खार्किव की बात करें, चाहे हम अलग अलग क्षेत्रों की बात करें जहां पे मैक्सिमम लोग ये चाहते हैं कि वो रसिया के साथ चले जाएं, तो वो जो लोग हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये नेचुरल रिसोर्सेज की डील हो और उसमें अमेरिका काबिज हो जाए। तो इस वजह से अमेरिका को भी ये पता है कि अगर ऐसी कोई डील हो भी जाती है तो वहां की जो लोकल सपोर्ट अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम वहां पे अब कैसे काम कर पाएंगे। हमारी जो कंपनीज हैं, हमारी जो अमेरिका की जो टेंडर अगर हम किसी को देते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पे काम करने के लिए देते हैं, तो वो कैसी चीजें हो पाएंगी, ग्राउंड लेवल पे हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। इसलिए अमेरिका ये चाह रहा है कि जितना मैक्सिमम हिस्सा जो है वो यूक्रेन को हम वापस दिला पाए, वो एक उसके लिए बेनिफिट होगा। रसिया इसके लिए कितना एग्री होता है ये एक देखने वाली बात होगी। और जहां तक मुझे लगता है व्लादिमीर पुतिन साहब का पूरा एक रवैया आपने देखा होगा, उन्होंने उस एटीट्यूड को बनाए रखा है पिछले 4 साल में। उन्होंने ये कहा है जो हमारा है हम उसे नहीं देंगे, और चाहे उसके लिए नाटो आ जाए, चाहे उसके लिए यूरोप पूरा खड़ा हो जाए, चाहे उसके लिए अमेरिका पूरी अपनी ताकत झोंक दे, जो हमारा है हम उसको किसी और देश को यहाँ पे इंटर नहीं होने देंगे। तो रसिया ये मानता है कि यूक्रेन जो है भले ही वो अलग हो गया, सोवियत संघ जब टूटा तो उसके बाद वो आजाद हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो चाहता है कि ये क्षेत्र हमारा है और हम ही इसको पूरी टेरिटरी को जो है पूरी तरीके से मैनेज करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई बाहरी देश आए, चाहे नेटो कंट्रीज यहाँ पे आ जाएं, अपना बेस बनाए यहाँ पे, ऐसा कभी भी रसिया नहीं चाहेगा। तो डील कभी भी होगी तो वो रसिया के पक्ष में ही होगी। बिल्कुल, ये तो बात है कि क्योंकि मैं भी इसी का जिक्र कर रही हूँ कि आखिर रशिया इस वक्त उसका पलड़ा भारी है, लेकिन आखिर जिस तरीके से प्रेशर में इस वक्त यूक्रेन है, ऐसे में प्रियंका जी क्या सिचुएशन बनती हुई आपको लग रहा है, नजर आ रही है? क्योंकि इतने समय से युद्ध चल रहा है, अगर हम लोग ये सोचे कि अगर इस बैठक में भी बात नहीं बनती है तो ये सिचुएशन और कितनी वर्ष हो सकती है, और इसका असर क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ रहा है। देखिए, अगर आप मैप देखेंगे, वर्ल्ड मैप देखेंगे और यूक्रेन के आसपास जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, अटैक होता है तो बाकी सारी कंट्रीज पे भी असर आता है। और जिस तरह से नाटो चाह रही है, वो कहीं भी नहीं चाहती है कि किसी तरह से भी जो यूक्रेन है वो रशिया के साथ जाए, तो वो पूरी तरह से कोशिश अलग तरीके से कर रही है। उधर अमेरिका अलग तरीके से अपनी जो है इंटरफेरेंस कर रहा है, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये बात आपको समझनी पड़ेगी, हालांकि मैं बार बार कह रही हूँ कि इस टाइम पे रशिया ने क्लियर पिक्चर दिखा दी है कि नाउ और नेवर वाली, वो बिल्कुल भी पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन यूक्रेन भी आप देखिए कि इतने ही टाइम से वो डटा हुआ है, वहां की जो जनता है, वहां का जो आपका सपोर्ट है जेलेंस्की को, वो लगातार बना हुआ है। इतने लोग मर चुके हैं, बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, बहुत सारा एरिया जो है वो रशिया के अंदर में जा चुका है, जिसकी हम बातें कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी वो डट करके सामना कर रहा है। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता है कि वो किसी के भी अंडर प्रेशर में इतनी आसानी से आने वाला है। हालांकि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, देखिए वो किसी काम की नहीं है, उनके अंदर दम है नहीं। जो कुछ अगर सपोर्ट है या कुछ है वो फाइनेंशियली जितना सपोर्ट कर सकते थे कर चुके हैं, लेकिन अगर रशिया की टक्कर में आने की बात है तो वो कहीं भी स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। और जिस तरह से आज अटैक हुए हैं, इसने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि रशिया जो है उन्होंने बिल्कुल सीधा क्लियर संदेश दिया है कि मैं किसी को बख्शने वाला नहीं हूं अगर मेरी किसी भी चीजों में कॉम्प्रोमाइज हुआ तो वो तो सिचुएशन अलग है। लेकिन अब ट्रम्प किस तरह से इस चीज को देखते हैं, कौन सी चीजें, क्योंकि अभी पैलेस्टीन का मुद्दा भी आने वाला है, वो बहुत एक अहम मुद्दा है, उसको भी कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा वो देखने वाली बात है। अब जो ट्रम्प है, ट्रम्प अपनी जो है लगातार, आपने देखा होगा जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तब भी वो ये कह रहे थे कि जी हमने करवा दिया, हमने जो है यहाँ पे पीस करवा दिया और हमने जो है वॉर रुकवा दिया और मैं तो सारी ही वॉर रुकवा देता हूँ।
अब देखने का टाइम है कि क्या सच में ट्रम्प ये करवा सकते हैं, क्योंकि कहने और करने में बहुत अंतर होता है। रशिया तो सुनने वाला है नहीं, और जिस तरह से सिचुएशन चल रही है उसने इंडिया पे भी प्रेशर किया कि किस तरह से आप रशिया को अलग थलग कर दीजिए, किस तरह से उनका तेल मत लीजिए, आप उसको बाइकआउट कीजिए, लेकिन इंडिया ने नहीं सुना। इसी तरह से जो रशिया ने अपनी साख जो है वो बना करके रखी हुई है, स्ट्रॉन्गली फाइट कर रहा है, और वो किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। अब कितना यूक्रेन इस चीज को समझ पाता है, कितना ट्रम्प यूक्रेन को समझा पाते हैं, और क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो अमेरिका, यूक्रेन, रशिया के बीच में नहीं है, ये अब नाटो और रशिया की लड़ाई हो चुकी है। तो वो कितने यूरोपियन कंट्रीज इसमें कितना इंटरफेयर करते हैं और कहाँ तक इसको खींचते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आज की जो मीटिंग है उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं, लेकिन अगर आज वो सब चीजें क्लियर नहीं होती हैं और ये वॉर कंटिन्यू रहती है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो सकती है, चिंताजनक विषय हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे इसमें सभी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे अहम मुद्दे हैं, जैसे मैंने बोला इलेक्शन का बिल्कुल, और इसीलिए देखिए इस बैठक का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, पूरे देश की नजरें इस पर है। जी, ये जो यूरोपीय देश है वो किस तरीके से, क्योंकि लगातार हम लोग चर्चा यही कर रहे हैं कि आखिर ये दबाव बना रहे हैं यूक्रेन पर, और ऐसे में बार बार कह रहे हैं कि इससे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज ना करो, लेकिन क्योंकि अब यूक्रेन के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, जिस तरीके से रशिया क्योंकि ये चाह रहा है कि बाय हुक और बाय क्रुक वो जिस तरीके से अपनी बात मनवाना चाहता है, ऐसे में यूक्रेन क्योंकि अब फंस चुका है, अब यूक्रेन या तो अपने विवेक से फैसला ले, क्या यूरोपीय देश उस पर इतना हद तक दबाव बना रहे हैं कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहा है? देखिए उन्नतिमान, कहीं ना कहीं ये पूरा जो कंस्ट्रक्ट है, इसमें आप जब बात करते हैं ना कि यूक्रेन, रूस, अमेरिका, ये कोई बराबरी के देश नहीं है। यूक्रेन नीचे धरातल में पड़ा हुआ है, उसको बात करनी है किससे? बहुत ही अमीर और मिलिटरीली ताकतवर देशों से, जिसमें एक तरफ है ट्रम्प साहब का अमेरिका, एक तरफ है रूस, और उसके सपोर्ट में कौन है? यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के पास खुद की अपनी जो मिलिट्री है वो किस तरीके की आप देख ही रहे हैं, रोक नहीं पाए इनको पिछले 4 साल से। फरवरी 2022 में ये लड़ाई शुरू हुई थी, तब से वो रोक नहीं पाए अमेरिका, रूस की जो मिलिट्री की दमखम है। तो यहाँ पे सारा खेल हार्ड पावर का है ना। और एक शब्द होता है उन्नतिमान रूसी में, जिसे कहते हैं रियल पॉलिटिक। रियल पॉलिटिक क्या समझाती है कि आप हार्ड पावर को समझें, कौन जीत सकता है, कौन दूसरे को मार सकता है, कौन हरा सकता है, बात सिर्फ उतने तक ही सीमित है। यहाँ पे बिल्कुल ही क्लियर है कि यूरोपियन यूनियन बचा नहीं सकता यूक्रेन को। उसकी जो हथियार, मिसाइल, पैसा जो दिया उतना नाकाफी रहा, बिना अमेरिकी टोटल मदद के वो नहीं होने वाला। और अमेरिका कह रहा है कि नहीं, शांति टेबल पे बैठो और ये सारा अपना हथियार सामान छोड़ो और अपनी टेरिटरी, और खास तौर से मैं बार बार डॉनबास नाम ले रहा हूं, डॉनबास अगर चला जाता है यूक्रेन के पास से तो उसकी आत्मा निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे कोल माइंस है, वहां पे स्टील के प्लांट्स लगे हुए, वहां पे इतना ज्यादा रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, पूरा इंडस्ट्रियल रीजन एस्टैब्लिश्ड है। और ये है कहां पे? सीधे रूस के और यूक्रेन की सीमा से सटा हुआ जगह है, जहां पे बहुत सारे रशियन भाषा बोलने वाले, रशियन कस्टम्स को मानने वाले लोग रहते हैं। तो रशिया का जो पॉलिटिकल क्लेम भी है वो भी बहुत ही तगड़ा है, और वो कह रहा है कि ये जगह तो मेरी है और तुम रोक सको तो रोक लो। तो यूक्रेन के पास आज की डेट में ना तो वो स्ट्रेटेजिक गारंटीज है कि कल को युद्ध रुक जाता है तो परसों फिर से लड़ाई शुरू नहीं होगी, वो फंसा हुआ है बहुत बुरी तरीके से। और आप देखेंगे, मैं ये फिर से कह सकता हूँ, ये युद्ध रुक तो जाएगा पर इतना कुछ जाएगा यूक्रेन के पास से कि उसकी आत्मा ही निकल जाएगी, सिर्फ शरीर खोखा, और वो भी आधा अधूरा रह जाएगा, इसके अलावा कुछ बचेगा नहीं। मैम जी बिल्कुल, ये विश्लेषण सटीक मुझे भी लगता है कि आखिर क्योंकि जिस तरीके से कॉम्प्रोमाइज यूक्रेन को करना पड़ रहा है, उसके पास अब वाकई कुछ भी खोने के लिए नहीं बचेगा। ठीक है अमित जी, देखिए क्योंकि हमले बीते दिनों बहुत ज्यादा तेज हो गए हैं रशिया के, और उस बीच वो ये कह रहा है कि अगर तुम ये शांति वार्ता स्वीकार नहीं करते हो तो फिर हम अपने सैन्य बल का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि वो ये बता रहा है, संकेत दे रहा है कि हमारे हमले तो वैसे भी तेज हो गए हैं, अब ज्यादा समय भी नहीं है, यानी कि सोचना भी होगा, जल्दी फैसला भी लेना होगा यूक्रेन को, और वो टाइम लिमिट भी है। देखिए उन्नति जी, इसमें फैसला यूक्रेन को करना है, फैसला अमेरिका को करना है, फैसला यूरोपियन यूनियन को करना है, क्योंकि जो रसिया का फैसला है वो बहुत क्लियर कट है कि जो हमारा है हम आपको नहीं सौंपेंगे, और ये हमारी टेरिटरी है,
हमारा जब हम अगर हम सोवियत संघ की हम बात करें तो ये पहले से ही हमारा सब एक पूरी तरीके से एक इकोनॉमी हुआ करती थी, और जहां पे रसिया सबसे बड़ा हिस्सेदार हुआ करता था। अब आप ये समझिए कि जैसे आपके अपना एक घर है, 5 लोग रहते हैं, मान लो भले ही उन्होंने अलग अलग मकान बना लिया, लेकिन आप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि कोई बाहर से आके उन मकानों को कोई खरीद ले और वहां पे लोग रहने लगे। उससे सिक्योरिटी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होती है। पहले दिन से रसिया ने कहा था कि हम अपनी किसी भी तरीके से अपने लोगों की सिक्योरिटी सेफ्टी को हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। उसके लिए चाहे मुझे 10 साल भी अगर युद्ध करना पड़ेगा तो हम करेंगे। अभी तक रसिया ने अपनी एनर्जी का, अपनी मिलिट्री का 1% 2% हिस्सा भी जो है इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि जैसे कि मेजर साहब ने बताया कि वहां रसिया के बोलने वाले लोग, रसियन लोग बहुत भारी मात्रा में रहते हैं। आप ये मान लीजिए 60-40% रहता है। तो जिन डोमिनस की बात कर रहे हैं, चाहे हम खार्किव की बात करें, चाहे अन्य जो क्षेत्र है जहां पे रूस का ऑलरेडी कब्जा हो चुका है, जहां पे रूस पूरी तरीके से कब्जा ले चुका है और पूरी तरीके से अपने लोगों को वहां बैठा चुका है, पूरी रूस की सेना वहां पे काम कर रही है, तो उन क्षेत्रों को तो कहीं कंप्रोमाइज स्टेज में आना ही नहीं है। वो अमेरिका आ जाए उसमें, चाहे उसमें यूरोपियन संघ की बात करें, चाहे यूरोपियन यूनियन पूरी तरीके से हावी हो जाए, फिर भी रसिया उन क्षेत्रों को छोड़ने वाला नहीं है, किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ी चीज है, अमेरिका जो जिन नेचुरल रिसोर्सेज की डील की बात कर रहा है, वो नेचुरल रिसोर्स कैसे वहां पे इंप्लीमेंट करेगा, कैसे वहां पे काम करेगा, क्या नेचुरल रिसोर्सेज की डील करने वाले हैं अमेरिका के साथ, जो जेलेंस्की के साथ बैठेंगे, तो उसमें क्या संभावित डील है। वो इंटरनल जो यूक्रेन और अमेरिका की जो डील है, उस पे सबसे ज्यादा आप सभी का जो है फोकस रहना चाहिए कि अगर वो डील हो जाती है, उसके बाद रसिया क्या उस डील को अप्रूव करता है कि नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ रसिया को अप्रूव करना है। अमेरिका यूक्रेन की डील तो ऑलरेडी चल रही है, तभी इतना बड़ा युद्ध हुआ है। अगर वो युद्ध रुकना है तो वो उसमें सारी डील में रसिया की सहमति बहुत जरूरी है कि रसिया क्या क्या उनकी जो डील में अपनी अपनी सहमति देता है। अगर वो सहमति रसिया नहीं देता है तो जाहिर सी बात है, रसियन जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन साहब, उन्होंने कहा है कि हम अपनी चीजों से समझौता नहीं करने वाले हैं, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी या हम किसी भी तरीके का मिलिट्री बेस या अमेरिका किसी तरीके की ऐसी कोई मिलिट्री गतिविधि वहां पे करेगा तो भी हम समझौता नहीं करने वाले हैं। जो चीजें हैं, अगर यूक्रेन अपने दम पे कोई भी चीज कर रहा है, अगर हम अपनी सहमति पे आते हैं, अपने स्टेट पे हम बात करते हैं, अगर वो स्टेट लेवल पे अगर समझौता होगा तभी वो जो है रसिया मान्य करेगा। अदरवाइज ये डील कहीं भी आप ये देखिए कि साल के आखिरी दिन की ये डील भी कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि बेनतीजा ही रहने वाली है। बिल्कुल। और देखिए सही आप कह रहे हैं कि रशिया जो है अपने लिए यही देखेगा कि भाई उसके लिए फायदे की बात है कि नहीं। विराट जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि देखिए चर्चा इसको लेकर हो रही है कि आखिर यूक्रेन के पास अब ज्यादा ऑप्शन नहीं है और सब कुछ यूक्रेन खोता हुआ ही नजर आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ये समझौता हो जाता है, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, तो अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या सक्षम होगा यूक्रेन उसके बाद? नहीं उन्नति जी, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो लड़ नहीं पाया है, आगे बहुत ही कठिन हो जाएगा। और नेटो में उसका एंट्री भी नहीं होगी। 32 देशों का, 32 राष्ट्रों की एक संस्था है जो ये कहती है कि अगर आपने एक देश के ऊपर हमला किया तो सारे देशों के ऊपर हमला माना जाएगा। और 1949 में ये बनी थी ऑर्गेनाइजेशन, तब से बढ़ती गई है। 16 देश थे, फिर 19 हुए, फिर 27 हुए, आज 32 हैं। और यूक्रेन इसमें एंट्री चाहता था क्योंकि रशिया से वो चाहता था कि एक तरीके का हेज बना रहे, एक तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसी बनी रहे, पर वो भी संभव नहीं हुआ। पहले क्रीमिया गया 2014 में, और अब ये डॉनबास भी जाएगा, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जाएंगी यूक्रेन की। अकेले तो लड़ना संभव नहीं। पर इसमें सबसे मजेदार बात जो है आज की मीटिंग की, वो आपने मैडम कहानी पढ़ी होगी बंदर वाली, और जो बिल्लियों के बीच में जो झगड़ा होता है ना, तो यहाँ पे झगड़ा चल रहा है 2 लोगों के बीच में। पर सबसे ज्यादा इसमें फायदा है उस चालाक व्यापारी ट्रंप का हो रहा है, जो अपना बढ़िया से रोटी तोड़ तोड़ के इससे भी लेते हैं, उससे भी लेते हैं, और पीछे क्या क्या डील करनी होगी वो पता ही नहीं चलेगा। और बहुत सारी चीजें आज से 10 साल 20 साल बाद पता चलेगी कि कितनी सारी ट्रंप साहब खा गए थे, क्योंकि वो खुद व्यापारी हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। मीठी बातें करते हैं, तुम भी बहुत अच्छे, तुम भी बहुत अच्छे, और सबसे ज्यादा रोटी वही खा रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन तो सिर्फ बैठ के देख रहा है तमाशा। वो कौवा है जो पे बैठा है और देख रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, कहता है कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। पर बात यह है कि हार्ड पावर,
आप मिलिटरीली कितने स्ट्रांग हैं, आप खुद से कितने ताकतवर हैं, वो डिसाइड करता है। और मैं फिर यही कह रहा हूं, भारत के लिए भी इसमें एक बहुत जबरदस्त संदेश ये है, बाकी सब छोड़ दीजिए, आपकी इतिहास में क्या हुआ और इकोनॉमिक्स का क्या हुआ, बात यह है कि अगर अपने आप को हम मजबूत नहीं करेंगे तो कोई देश खड़ा होने नहीं आता। आपको खुद की लड़ाइयां खुद ही लड़नी होती हैं। यूक्रेन इस बात को समझ गया और सिर्फ अब खोखला रह गया है ना, निकल गई उसकी आत्मा। हमें भी ये देखना पड़ेगा कि कल को चीन से, पाकिस्तान से लड़ाई होती है तो हम अपनी तैयारी रखें। रूस के भरोसे, अमेरिका के भरोसे, किसी के भी भरोसे बैठना नहीं होगा। हमें अपनी आत्मनिर्भरता, अपने मेक इन इंडिया, अपने मेक इन इंडिया डिफेंस, जितने भी सारे सेक्टर्स हैं उन सबको स्ट्रॉन्ग करना होगा, स्ट्रेंथन करना होगा, और उसके बाद ही हम अपनी इन लड़ाइयों को जीत पाएंगे। ये बहुत बड़ा संदेश है हमारे लिए। और मिलिट्री ऑफिसर के तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि हम किसी भी बंदर को अपनी रोटी नहीं देंगे। इसके लिए हमें तैयारी आज से करनी होगी, बहुत समय निकल चुका है जी। बिल्कुल। और ट्रंप मुझे लगता है रोटी के साथ साथ मेवा भी खा रहे हैं विराट जी। बिल्कुल। अमित जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि सिचुएशन देखिए इस वक्त ये है कि अगर एक बार यूक्रेन अभी हारता है तो फिर उसके लिए वापस से खड़े होना बहुत लगभग नामुमकिन ही है। तो वंस अगर वो लॉस झेल रहा है तो फिर उसके लिए भविष्य में भी लॉस की ही सिचुएशन है। फाइनल कमेंट इस पर। देखिए, जेलेंस्की अगर अपनी ईगो प्रॉब्लम से अगर बाहर आएंगे तो मुझे लगता है कि रसिया उन्हें बहुत कुछ दे सकता है जो अमेरिका भी नहीं दे सकता है। अगर हम पड़ोसी देश की हम बात करें, जैसे मेजर साहब ने बताया कि अगर हमारे ऊपर कल को हमला होता है, अगर बांग्लादेश की जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा है, तो जाहिर सी बात है जिस तरह उसका झुकाव जो है पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ है, तो वो सपोर्ट जो है पाकिस्तान भी उनको नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज वो जो है एक स्थापित स्टेट नहीं, एक स्थापित जो है देश है, तो उसको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है। चाहे अभी नेपाल में जो जिस तरह से घटनाक्रम हुआ आपने देखा, जो स्थापित देश हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, और उसके लिए कोई भी देश आके बीच में समझौता कर सकता है सॉरी, लेकिन उसमें जो आपको अपनी सहमति रखनी है कि आपके पास अगर आपका अपना देश है, आपकी अपनी मिलिट्री पावर है, आपका अपना डिफेंस सिस्टम है, तो वो कितना कारगर है, कितना स्ट्रांग है, उसके बिहाफ पे ही आप अपने समझौतों को अपने पक्ष में रख सकते हैं। अगर वो आपका स्ट्रांग नहीं है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कोई देश आएगा, आपका फायदा उठाएगा और फिर आपको आपकी हालत में ही छोड़ के चला जाएगा। आपका सबसे बड़ा अगर लेटेस्ट एग्जांपल देखें वो अफगानिस्तान है। बिल्कुल। 22 सालों में जिस तरह अफगानिस्तान को तहस नहस किया गया, उसके बाद उसको हालात में छोड़ दिया गया। आज तो कई देश उसको मान्यता भी नहीं देते हैं। भारत पहला देश है जिसने मान्यता दी, उनके विदेश मंत्री को आमंत्रित किया, उनको बुलाया, सम्मान दिया, और जिस तरह से आज भारत मदद कर रहा है एक पड़ोसी देश के होने के नाते, और इस चीज को अफगानी लोग भी मानते हैं। अफगानिस्तान की जितनी भी व्यापारी ट्रेड है, जितने भी आप देखें, बिल्कुल। देखिए हम लोग जो ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इस युद्ध से, अब ऐसे में यही है कि समझदार को इशारा काफी है, और भारत समझदार है भी। अब ऐसे में भारत इससे क्या सीख लेता है, लेकिन कुल मिलाकर यही है कि आखिर ये जो बैठक हो रही है उसमें क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इतने बेहतरीन विश्लेषण के लिए। तो चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।